वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा तो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो वीर डॉक्टर मीर फसीउल्लाह सां शुरू कयूं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले बात चल रही थी कि आपने बताया कि बदबू इसलिए होती है कि जब पानी साइनस में जो है ना वो रुक जाए तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाए। मैं डॉक्टर साहब के सवाल पे ऊपर आऊँगा कि एलर्जी पे बात करें। एलर्जिक रेनाइटिस क्या है, वो क्या है? नाक में जैसे हम रोज सांस ले रहे हैं, लेकिन बाज़ वक्त कुछ चीज़ें ऐसी जाती हैं जिससे नाक जो है रिएक्ट करती है एलर्जी की वजह से। अच्छा, उस चीज़ को पसंद नहीं करती। अच्छा, यानी एलर्जी की जो डेफिनेशन है कि एलर्जी जो है जिस्म का गैर आदि फेल है। आदि फेल ये कि आप सांस ले रहे हैं और सांस अंदर जा रही है और सांस में हवा में कुछ गर्द के वो जर्रात पार्टिकल्स हैं तो हम कबूल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एलर्जी वो होती है कि जब हम सांस ले रहे हैं और हवा अंदर जा रही है, उसमें जो जर्रात हैं उसको जिस्म ने नाक ने कबूल नहीं किया और उस पर गुस्सा किया और उससे बहने लगी, नाक में पानी आने लगा और खारिश शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया, पानी हो गया। अच्छा, नाक में जो लाइनिंग म्यूकोजा की है जिसे नाक का गोश्त कहते हैं, उसमें सूजन हो गई तो नाक बंद हो गई। फिर नाक बंद होने से सर में दर्द हो गया, नाक बंद हुआ तो जो साइनस के बारीक सुराख है वो बंद हो गए। तो अब सिलसिला चल निकला कि एक चीज ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई। तो एक जगह आपने रुकावट पाई तो दूसरी रुकावटें शुरू हो गई और वो जो रुकावटें साइनसेस में हुई तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो गया तो बू भी आ सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है, गर्दन में दर्द। अच्छा, एलर्जिक रेनाइटिस की निशानियां क्या है? सिर्फ नाक से पानी आना, बुखार होना, छींके आना, नाक से पानी आना, नाक का रोज सुड़ होना, नाक बंद है, सर में दर्द होने लगता है। तो दिस इज ऑल एलर्जिक साइन सिम्टम, जो इसे नज़ला कहते हैं हम, नज़ला बिगड़ा हुआ नज़ला कि रोज ही नज़ला। इसी जो एलर्जिक रेनाइटिस की क्या जो साइड वाले हमारे से गला है, कान है, उसी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है कोई बीमारी? उसकी वजह से कि साइनसेस के जो सुराख मैंने बताया ना जो खुल रहे हैं उनको बंद होकर साइनस में इन्फेक्शन हो जाएगा और गले में जाएगा तो गला खराब करेगा। गले में गिर रहा है तो उसका ताल्लुक कान से है, तो ये तमाम पूरा जंक्शन जो है खराब हो जाएगा इन चीजों का। जहाँ मिलते हैं आके कान के पर्दे के पीछे से जो सुराख आके खुलता है वो बंद हो जाए तो कान में बंद हो जाएगा, कान बंद सा लगेगा, कान के पर्दे के पीछे नज़ले का पानी जमा हो जाएगा, यह हो सकता है उसमें इन्फेक्शन होकर शदीद दर्द भी हो जाए। तो ये एक अगर नज़ला होता है तो गला भी खराब हो सकता है, कान भी दर्द कर सकते हैं, साइनसेस की वजह से सर में दर्द भी हो सकता है। तो नज़ला फसाद की जड़ है, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, क्या फौरन उसका ट्रीटमेंट क्या है इसके एलर्जिक रेनाइटिस का? मैं फिर तो और चलेंगे। देखिए, एलर्जिक रेनाइटिस में ट्रीट द एलर्जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। अगर आपने एलर्जी ट्रीट नहीं की तो फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। नाक में जो एलर्जी की वजह से सूजन हो रही है, उस सूज में पानी जमा हो रहा है म्यूकोजा में, लाइनिंग में, तो उस पानी में पानी जमा होता है, फिर आप दवाई लेते हैं तो सुखड़ जाता है, पानी जज्ब हो जाता है। एक वक्त ये आता है कि पानी जमा ही रह जाता है तो नेजल पॉलिप बन जाता है, उसमें फाइब्रोसिस होकर, वो रसूली है। तो नज़ला एलर्जिक राइनाइटिस बिगड़ जाए तो पॉलिप बना देगी। पॉलिप के अंदर पानी भरा है, फंगस आ जाए और एलर्जी है तो फंगस से भी रिएक्ट करेगी तो फंगल पॉलिपोसिस हो जाएगी, फंगस भी हो सकता है। जी जी। तो क्या है इसका सिर्फ हमें एंटी एलर्जी से, एंटीबायोटिक से इलाज होगा या कोई सर्जरी को लेजर? देखिए, डिपेंडिंग कि आप कब आ रहे हैं डॉक्टर के पास। शुरू में नज़ला हुआ तो एंटी एलर्जी है। अगर एलर्जी आपने बिगाड़ ली और पाल ली और उसमें पॉलिस बन गए तो फिर उसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंट वैरायटी का ट्रीटमेंट मौजूद है, अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर जफर पूछ रहे थे व्हाट इज़ द लेटेस्ट, तो लेज़र भी है, एंडोस्कोप भी है, और अब तो अगर साइनस के सुराख बारीक है तो साइनोप्लास्टी शुरू, बैलून साइनोप्लास्टी है। ये बिल्कुल नई टेक्निक, दैट इज द लेटेस्ट। इस पे डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, मतलब इससे क्या करेगा कि थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, आगे भी बात करूंगा। तो ये बैलून टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे आप उसके जैसे मैंने अर्ज किया कि ये साइनसेस के सुराख, ये गाल की हड्डियां खोखली है, नाक में खुल रही है, बहुत बारीक सुराख से, छोटे से है जी, बहुत बारीक सुराख है, उसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर है, 3 सूद। अच्छा, पेशानी की हड्डियां खोखली हैं, वो भी नाक में खुल रही हैं। तो इस साइनसेस की जो बारीक सुराख नाक में खुल रहे हैं, अगर उनमें वरम होकर या वो बंद हो जाए या सूजन की वजह से बंद रह जाए तो फिर वो जब मवाद जमा हो जाता है हड्डियों में साइनसेस की, इनको कैमरे के ज़रिए निगाह वहाँ उन सुराख में बैलून डालते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी में हम उस बैलून को स्ट्रेच करते हैं तो वो सुराख डायलेट हो जाते हैं। एंजियोप्लास्टी में डायलेट करने के बाद स्टेंट डालना पड़ता है ताकि दोबारा कोलैप्स न हो जाए ब्लड वेसल्स, खून की नाली जो है। यहाँ पर क्योंकि इसकी लाइनिंग में हड्डी है तो हम जब स्ट्रेच करते हैं तो हड्डी आउट फ्रैक्चर होके खुली की खुली रह जाती है।
तो सुराख खुला रह जाता है। उस बैलून की वजह से। बैलून की इस पे आगे बात करेंगे, एक कॉलर भी उसको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मां फहद अली चांडी तो गला नसीराबाद में। जी जी, छा पुछंदो राज साहब? हाँ सर जेको मुंहिंजो नका उन हॾी टेड़ी थी वई आहे, लेफ्ट साइड आहे जेको सजन थो वञे ऐं ज़ुकाम बंदि ई नथो थिए सर। बड़ी मेहरबानी, तव्हांखे जवाब ॾियां था। हड्डी पे बात करते हैं। ये सवाल ये था उनका कि हड्डी टेढ़ी होती है यार, जुकाम हर वक्त रहता है। अच्छा, ये तो रेनाइटिस का हो गया कि आजकल लेटेस्ट में ये सर्जरी भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगा एलर्जिक रेनाइटिस, क्या और भी कोई हमारे नाक की एलर्जी है या और की भी कोई इन्फेक्शन है नाक के बीमारियों की? देखिए, नाक में और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे डिप्थीरिया भी नाक में बच्चों के हो सकता है। उसमें एक साइड से नाक बहती रहेगी या ब्लड निकलेगा, और नाक के कोई चीज़ अंदर डाली तो उससे भी बहता रहेगा नाक से एक तरफ नज़ला। तो एलर्जिक राइनाइटिस तो एलर्जी की वजह से कि जी वो बाज़ लोगों को एलर्जी मौसम में होती है, ख़ास मौसम में, बाज़ लोगों को वो प्रोलॉन्ग करती है और सारे मौसम में होती है, उसे कहते हैं पेरिनियल राइनाइटिस। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज तो एलर्जी वो तो हो गया, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई और भी एलर्जी? पॉलिप बन जाएंगे उसमें। अच्छा, तो पॉलिप का फिर इलाज है। पॉलिप के इलाज पर डिपेंड करता है कि पॉलिप साइनसेस में या खाली नाक में, और फिर पॉलिप में अगर साथ में फंगस हो जाए तो फिर बहुत डिपेंड करता है कि भाई फंगस जो है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, क्योंकि फंगस से फिर ब्रेन तक में जा सकता है, अंदर हड्डियों में वो जो मैं थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पहले फंगस होगा फिर पोलिप बनेगा या पहले पोलिप बनेगा फिर फंगस आएगा? पहले तो नज़ला होगा। ओके, नज़ला बिगड़ जाएगा, जैसे एलर्जिक पॉलिप राइनाइटिस बिगड़ गई तो उसमें पॉलिप बनने लगेंगे। साथ ही साथ वो जो पॉलिप एलर्जी हो रही फंगस की वजह से, तो फंगस उसमें घर बढ़ जाएगा तो वो भी ग्रो होने लगेगा। तो इससे कॉम्प्लेक्स पिक्चर। तो क्या वो साइड वाले एरिया को भी जो है इफेक्ट करेगा? जी जी, यहाँ तक होता है कि आंख बाहर आने लगती है, बिनाई पे भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। तो बहुत सारी नाक फैलने लगती है, नाक का शेप चेंज होने लगता है। नहीं, अगर फंगस पोलिप हो तो हमें कैसे पता चले? उसकी कोई साइन सिम्टम है? मरीज को कैसे पता चले? साइन सिम्टम तो ये कि नाक का बंद होना है, नाक से बू आना है, जो साइनसेस में और एलर्जी में होता है सेम होगा, तकरीबन वही होगा। लेकिन फिर हमें पता कैसे चले कि ये जो है पोलिप फंगस पोलिप है? डॉक्टर से मुआयना करवाएं और साथ में सीटी स्कैन और एक्सरे करवाएं। सीटी स्कैन में पता लग जाता है आपको ऑपरेशन से पहले कि फंगस है या नहीं है। अच्छा, उसमें पता? सीटी स्कैन से डेफिनेटली पता लग जाता है। वैसे साइन सिम्टम सेम है? साइन सिम्टम तकरीबन सेम है, साइनसाइटिस के और पॉलिप्स के एक जैसे ही हैं। फंगस का कोई अलग हम नहीं बता सकते कि खाली पॉलिप्स हैं एलर्जी की वजह से या पॉलिप्स हैं जिसमें फंगस भी है, अनलेस वी डू अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक्सरे की तरह एक टेस्ट होता है जो लेटाते हैं मशीन में, और उसके मुख्तलिफ हर साइनस का इलाजा देता है। उसमें फंगस की कुछ निशानियां नज़र आ जाती हैं कि उसमें कुछ शेडो नज़र आ जाता है फंगस का, उसी को आप जो है ना वो डायग्नोज में ले आते हैं? जी, डायग्नोज। अच्छा, इसके क्या हम दवाई के जरिए जो पोलिप है उसको ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं, दवाई से पोलिप ख़त्म नहीं होता है। नहीं, क्यों? कोई ट्यूमर बन जाता है? सख्ती हो गई ना इसमें, नेजल म्यूकोजा की लाइनिंग में पानी जमा होकर सख्त हो गया, वो रसूली बन गई। और वो सख्त चीज़ दवाओं से वापस जज्ब नहीं होगी जब तक के पॉलिप ना बना। एलर्जिक राइनाइटिस है और सूजन होकर पानी और दवा से जज्ब होकर नाक खुल जाती है तो वो तो पॉलिप बना ही नहीं, तो उसमें आपकी दवा इफेक्टिव होती है। अच्छा, जहाँ पॉलिप बन गया तो दवा ने काम छोड़ दिया, क्योंकि उसको निकालना बहुत जरूरी है। निकालना बहुत जरूरी है, अगर ना निकालें तो कैंसर बन सकता है। अच्छा, फिर वो डेवलप होता जाएगा, डेवलप इनटू कैंसर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खास बात है, जैसे नाक की हड्डी जो बढ़ती है या टेढ़ी हो जाती है, जो हमारी जो कुरकुरी हड्डी है, इसके बढ़ने का क्या सबब है? देखिए, नाक जो बढ़ रही है बच्चों की, हाँ, जिस्म के साख्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता नाक की शेप भी बड़ी हो रही है चेहरे के साथ। और जब नाक की कुरकुरी हड्डी जो है उसकी रफ्तार तेज हो जाए, यानी अगर जिस्म बढ़ रहा है, हाथों की रफ्तार ज़्यादा तेज हो जाए जिस्म के दूसरे अज़ा के मुनासिबत से, तो हाथ बिल्कुल ज़मीन से छुएंगे, बंदा आदमी का जब वो लगेगा चिंपैंजी लगेगा। तो इसी तरह नाक की कुरकुरी हड्डी भी पूरे फ्रेम के साथ बढ़ रही है एक रफ्तार से, मगर वो कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। जी, बाल बच्चे जैसे वॉकर में होते हैं, थोड़ा सा टकराते हैं या बिस्तर से टकरा गए, छोटी सी चोट लग गई, जो पता है जो इतनी सूजन भी नहीं आती, उससे स्टिमुलस मिलता है नाक की उस कुरकुरी हड्डी को तेजी से बढ़ने का, तो तेजी से बढ़ने लगती, बाहर क्योंकि निकल नहीं सकती, बाकी स्ट्रक्चर तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, तो अंदर वो कर्व होने लगती है, क्योंकि बढ़ रही है, आगे जगह नहीं है तो अंदर ही घूम जाएगी, तो इस वजह से ये जो है वो नाक में रुकावट पैदा करती है। जी जी, दस एक कॉलर है, उसको भी शामिल कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है?
केर केर था ॻाल्हायो था? साईं दादन मलिक घोटकी में ॻाल्हायां थो। हा साईं, सवाल छा पुछंदो? साईं नक में लकीर जीअं ज़ुकाम नज़लो आहे साईं। जी जी, निज़लो आहे, तव्हां कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे? साईं डॉक्टर खे ॾेखारियो, डॉक्टर चयो गोरियूं खाओ। चलो ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾियूं था, वॾी महिरबानी। अच्छा, जब वो हड्डी बढ़ जाती है तो क्या वो रुकावट पैदा करती है? उस वजह से क्या नाक बंद रहता है या निज़ला होता है या दर्द होता है, क्या होता है, क्या तकलीफ क्या होगी? तकलीफ कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पर हड्डी बढ़ी हुई है, इतनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बंदा उसको अडॉप्ट कर लेता है और बंद नाक के साथ, एक तरफ की नाक बंद है, वो आराम से गुजारा करता रहता है। उसको प्रॉब्लम जब होता है जब दूसरी तरफ का गोश्त बढ़ने लगे साथ ही में, क्योंकि इधर स्पेस मिल गई तो गोश्त बढ़ने लगता है। और अगर लोग उसमें जॉगिंग वगैरह करके या किसी दवा एंटी एलर्जिक से मेंटेन रखें तो गोश्त भी इतना नहीं बढ़ता है। मैंने अपने एक दोस्त की अभी सर्जरी की, तौफीक दादा की, तो उनके तो 20-25 साल बचपन से थी नाक की हड्डी थी। आज से उन्हें 20 साल पहले बताया था कि भाई ये आपकी जो एक तरफ से, वो उनका इससे भी आता है कि जब खाना खाता हो तो नाक से आवाज़ निकलती, बहुत से लोगों को ऐसा होता है। तो वो एक तरफ की बंद नाक के वो आदी हो चुके थे, लेकिन उनको जब प्रॉब्लम होने लगता है तब लोग हमारे पास आते हैं, रातों को उठते हैं पानी पीने के लिए, मुंह खुश्क हो जाता है, या बार बार थ्रोट में इन्फेक्शन होने लगे माउथ ब्रीदिंग की वजह से, या फिर जैसे मैंने कहा साइनस इफेक्ट कर जाएं। तो वरना लोग साल साल नाक की हड्डी तड़ी के साथ गुजारा कर रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं हो रहा है। नहीं, अगर इसकी सर्जरी करा दी जाए तो बेहतर है। बेहतर है, बेहतर है। नहीं तो क्यों? अगर सर्जरी कराते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं एक बार सर्जरी किया दोबारा हो गया। देखिए, नाकाम सर्जरियां डॉक्टरों की नाकामी की दास्तान है, उनके अनट्रेंड डॉक्टर्स जो हड्डी का सर्जरी कर रहे हैं और हड्डी टेढ़ी छोड़ रहे हैं। दोबारा होने का चांस उसमें होता है जब बच्चों में हम सर्जरी करते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है, सर्जरी और नाक की हड्डी ने बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसमें दोबारा टेढ़ापन हो सकता है। अगर 16 साल की लड़की की नाक की हड्डी की सर्जरी की और कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी दोबारा नजर आ रही, करने वाले का कसूर है, उसने पूरी नहीं निकाली, नंबर 1। अच्छा, टेढ़ेपन को छोड़ दिया, चाहे वो ब्लीडिंग थी, जो भी उनके मसाइल थे। तो दिस इज द फेलियर ऑफ द सर्जन टू डू अ प्रॉपर जॉब। अगर बच्चे में किया दोबारा बढ़ी तो आप ये कह सकते हैं जी बड़ा ग्रोथ फैक्टर है जिसकी वजह से टेढ़ी हो गई। ठीक है। तो और दूसरे जो लोग अक्सर कहते हैं नाक की सर्जरी कराते हैं नाकाम रहते हैं, क्योंकि खाली नाक की हड्डी नहीं, फिर लोग साइनसेस की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, या तो पेशेंट नहीं बताते हैं और डॉक्टर को चाहिए कि हर नेजल सर्जरी से पहले उसका साइनस की एक्सरे कराए ताकि पता लगे साइनसाइटिस साथ में है नहीं। इफ वी ट्रीट अलोन नेजल कंडीशन नाक की हड्डी, तो फिर आप तो चीज छोड़ देंगे ना, फिर आपके साइनस बाद में नाक के अंदर गोश्त को दोबारा बढ़ाएंगे। हड्डी नहीं बढ़ती दोबारा, गोश्त बढ़ता है। अच्छा, उसका गोश्त बढ़ता है, हड्डी अपनी जगह पे सही रहती है। इस पे बात मैं जरूर करूंगा कि गोश्त क्यों बढ़ता है, इसके रीजंस क्या है, मगर एक कॉलर है उसको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो कराची का। जी जी, सवाल पूछो डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, सवाल ये हो तो मुझे नक में अक्सर मुझे मुंझ थी दिया सर ॾाढी। साह रुकंदो तव्हांजो? जी, साह खणी न सघंदा आहियो नक मां? ईअं? जी जी सर, मूंखे तकलीफ़ थींदी आहे ॾाढी, साह खणंदो आहियां, सुम्हंदो बि आहियां, कुझु मथां छॾंदो आहियां, मिंट महिल मूंखे ॾाढी मुंझ थींदी आहे सर। अच्छा, कंहिं डॉक्टर लाइ कुझु मूंखे तव्हां ज़रिए ॿुधायो। ठीक है, तव्हांखे ॿुधायां थो, वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला हड्डी नहीं बढ़ती, जब हम सर्जरी कर देते हैं तो गोश्त पड़ता है, मगर हड्डी के साथ साथ भी गोश्त पड़ता है। उस जो नाक के अंदर जो गोश्त है उसके बढ़ने का सबब क्या है? देखिए, नाक का गोश्त जो है एलर्जी की वजह से सूजन आने लगती है, बार बार इरिटेशन होगा तो उसमें हाइपोट्रोफी होगी, या नाक में अगर आपने नाक की हड्डी एक तरफ तड़ी तो कंपनसेटरी हाइपोट्रोफी कहते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई करने नेचुरल फिनोमेना है कि उस जगह को गोश्त बढ़ के उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, नाक का दूसरा गोश्त बढ़ने का आमतौर पे लोग ये कहते हैं, तो वो नेजल पॉलिप को भी उससे कोरिलेट कर देते हैं कि नाक की जो गोश्त की लाइनिंग है उसमें सूजन हो जाए तो उसको बढ़ना कहते हैं, और उसी सूजन में जो एलर्जी की वजह से बढ़ती सख्ती हो जाए तो उससे हम पॉलिप कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से अगर जब हम सर्जरी करने जा रहे हैं, मतलब जो कुरकुरी हड्डी की जब आप सर्जरी करते हैं, अगर गोश्त बढ़ा हुआ है उसको भी सर्जरी करते हैं, उसको भी निकालते हैं या नहीं? नहीं, गोश्त को हम लेजर से सुकेड़ देते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो बाज़ वक्त ट्रिम करनी पड़ती है, लेकिन अब लेजर आ गया तो लेजर से वो खासा सुकड़ जाता है, अपनी जगह आ जाता है। तो फिर वो दोबारा नहीं बढ़ेगा? दोबारा अगर नज़ला बिगड़ने देंगे, नज़ला बार बार होगा तो दोबारा भी बढ़ सकता है।
अच्छा, हमने जिक्र किया था एलर्जिक रेनाइटिस, साइनोसाइटिस का आपने जिक्र किया कि वो जब आता है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। साइनोसाइटिस क्या है, मेरे नाज़रीन को बताइए। ये साइनसेस मैंने बताया ना, जैसे गाल की बारीक हड्डी, जो खोखली हड्डियां हैं, ये नाक में खुल रही हैं बारीक से सुराख से, इससे एक रेशा निकल रहा है जो नाक में आ रहा है। पेशानी की भी साइनसेस है, गाल की भी हड्डी, दोनों तरफ से आता है रेशा, सारे साइनसेस में रेशा बन रहा है। ओके। वो उस पर रुकावट आ जाए तो इन्फेक्शन होकर वो जो सर में दर्द होने लगता है, हल्का सा बुखार, या गर्दन की हड्डी में दर्द, जो शोल्डर की हड्डियों में दर्द, और मुंह से बू आना, तो ये साइनसाइटिस है। साइनसेस का जो इन्फेक्टेड रेशा नाक में जाता है तो नाक के गोश्त को इरिटेट करके बढ़ाता है, तो वो जो है साइनसाइटिस और राइनाइटिस मिल गई आपस में। तो साइनसेस इन्वॉल्व होते हैं जब नाक खराब होती है, या अगर इंडिविजुअली साइनस का सुराख बंद हो जाए तो वो साइनस खराब होकर नाक को गोश्त को बढ़ा देते हैं। तो वैसी वर्षा, या तो गोश्त बढ़े तो साइनस इन्वॉल्व हो गए, साइनस खराब है तो नाक के गोश्त पर भी असर पड़ सकता है। तो साइनस खोलने के लिए जो आपने बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको खोल दो तो फिर वो उसमें से निकल जाएगा सारा रेशा। जी, साइनस का बारीक सुराख को कैमरे के ज़रिए निगाह हम बैलून से डायलेट कर देते हैं। नहीं तो उसमें वो सारा निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मसला नहीं होगा दोबारा। उम्मीद तो यह है कि निकालने के साथ साथ हम सारी चीज़ों को सही करें, कि नाक की हड्डी के टेढ़ेपन को सही करें, नाक के गोश्त को लेजर से सुकेड़ दें और इस सुराख को बड़ा कर दें, जैसे एंजियोप्लास्टी मैंने बताया डायलेट करते हैं। तो इस सुराख को डायलेट करके बैलून साइनोप्लास्टी से इसको खोल दें और उसको सक कर लें, साफ कर लें, तो फिर पेशेंट बिकम्स नॉर्मल। नहीं, एक बात आती है क्या, जब आप सर्जरी कर लें उसके बाद फिर उसको कोई एंटी एलर्जी खाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कुछ अर्से तक तो हम दवाएं देते हैं। अब डिपेंड करता है किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी रही है या पॉलिप्स रहे, तो ऐसे लोगों को एंटी एलर्जी बहुत अरसे तक हम खिलाते हैं, कई महीने कई साल तक, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रखेंगे अपनी एलर्जी को तो दोबारा वो सूज हो जाएगी, दोबारा उसमें फिर पॉलिप्स। सर्जरी के बाद फिर भी आप उसको ट्रीटमेंट जारी रखें। इस पे बात करेंगे पर वक्त बहुत छोटे वक्त पे। नाज़रीन, बैठूं था